जब दिल्ली में सरकार बनाने से इनकार करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने उसे मझधार में छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि उसने चुनाव से पहले ही इसका ऐलान कर दिया था कि बहुमत नहीं तो सरकार नहीं। लेकिन क्या कोई पार्टी जादुई आंकड़े के इतने करीब पहुंचकर इसकी संभावनाओं को ठुकरा सकती है, वो भी तब जब कांग्रेस उसे समर्थन देने को तैयार है। दिल्ली को अपने साहस और पराक्रम की कीमत कहीं राष्ट्रपति शासन से न चुकानी पड़े। सत्ता को पलट देने वाला शहर सत्ता बदल देने का नाज नहीं कर सकता। जिन कंधों पर दिल्ली ने अविश्वसनीय भरोसे का वजन रखा था, वो कंधे इस वजन को उतार कर किनारे खड़े हो गए हैं। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं कि हम किसी से समर्थन ना लेंगे। विजय तो चमत्कारिक थी, लेकिन इसके साथ ही इस चमत्कार के सारथी अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि वो उधार की संख्या के दम पर सत्ता की चाशनी में डूबना पसंद नहीं करेंगे। आजादी! 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 आप चाहे तो इस शोर को बाहर के सहयोग से सत्ता में बदल सकती है, लेकिन वो इस रास्ते की राजनीति के खिलाफ है। 70 सीटों वाले विधानसभा में 28 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में तय हुआ है कि पार्टी चुनाव से पहले के अपने रुख पर कायम रहेगी। हमें बहुमत नहीं मिला है और जाहिर है, और ना सिर्फ बहुमत नहीं मिला है, हम नंबर 1 पर भी नहीं है सीटों की दृष्टि से। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि सबसे अधिक सीटें मिली हैं, उनका अधिकार है और उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरकार बनाने की कोशिश करें। वैसे तो आम आदमी पार्टी ये कहकर निकल सकती है कि उसे जनता ने न तो स्पष्ट जनादेश दिया है और न ही सबसे बड़ी पार्टी होने की जिम्मेदारी। इसीलिए वो अड़ी हुई है कि चुनाव हो तो हो, पार्टी नहीं बदलेगी। ऐसी स्थिति में क्योंकि हंग असेंबली है और हंग असेंबली में अगर दोबारा चुनाव ही एकमात्र विकल्प है, तो फिर उसी का ऑप्शन बचेगा। हमारे पास में बहुमत नहीं है, तो हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते। नई परिस्थितियों के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शाम को दोबारा बैठक हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का रुख नहीं बदला। सही हो या गलत, इसका विश्लेषण समय करेगा, लेकिन देश की सियासत में पहली बार ये हो रहा है जब कोई पार्टी सत्ता के इतने पास पहुंचकर भी उसे अपने सिद्धांतों के लिए ठुकरा रही है। अब सवाल तो यह है कि दो पार्टियों की जिद के बीच दिल्ली सरकार का अधिकार ही खो बैठी है। जनता ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, लेकिन वो अब इससे आगे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बहुमत से सिर्फ 4 सीढ़ी दूर खड़ी बीजेपी सरकार न बनाने के पीछे ऐसे बहाने बना रही है जिसका ख्याल वाजपेयी ने भी नहीं रखा था। जीत की हरियाली के बाद भी बीजेपी दिल्ली में वीरान पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने नैतिकता की ऐसी लकीर खींच दी है कि 32 सीट जीतकर भी पार्टी जादुई आंकड़े के जुगाड़ का साहस नहीं जुटा पा रही। हालांकि वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनाने का दुस्साहस उसका इतिहास है। उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें, इसलिए स्वाभाविक है कि हम सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की या दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करने की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इतने बड़े बड़े दिग्गजों के होते हुए पार्टी ऐसी दुविधा में फंसी है कि लोगों को हंसी आ रही है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि जीत का जश्न मनाए या सत्ता से बाहर रह जाने का शोक। अब जो है वो देखना होगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, हमें अगर विपक्ष के लिए जनादेश होगा तो हम विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास जनादेश है वो सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश नहीं है। बीजेपी की नीतियों को मुसाफिर की तरह देखने वाले मुख्तार कुछ भी बोलें और कुछ भी माने, लेकिन पार्टी भयानक तरीके से मजबूर महसूस कर रही है। नरेंद्र मोदी की लहर की नाव दिल्ली में बीच भंवर में डूब गई है। इसीलिए इतिहास के पन्नों से पूछने वालों को दलील का आईना दिखाया जा रहा है।
हम कोई जोड़ तोड़ में लगे नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब केवल एक व्यक्ति की जरूरत थी। हमारे पार्टी का पूर्व इतिहास ऐसा है कि हमने न किसी पार्टी को तोड़ा है, न हमने किसी को खरीदने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी विपक्ष की विपक्ष में ही रह गई। ये स्थिति पहले से ज्यादा बुरी है, क्योंकि ये ऐसा विपक्ष है जिसका कोई पक्ष ही नहीं है। सरकार बनाए न बनाए, लेकिन एक मासूम सा सवाल तो बीजेपी के सामने खड़ा ही है कि वो 4 राज्यों में चुनाव में जीत का डंका कैसे पीटेगी, वो भी मोदी की लहर में। आज तक ब्यूरो। तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की, बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता ने यू राष्ट्रपति शासन के लिए वोट किया था? उसके वोट का क्या होगा? उसके पैसों का क्या होगा? क्या फिर से चुनाव कराए जाएंगे? इधर कांग्रेस बैकफुट पर है। जनता के फैसले से शीला दीक्षित सदमे में है। चुनौती दे रही हैं अरविंद केजरीवाल को कि जो जो वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था पूरा करिए। अब तो आप मेरे भी नई दिल्ली सीट के मेरे भी एमएलए हैं, पूरे कीजिए तमाम वादे जो आपने किए थे। 50% बिजली के बिल घटाइए। 8 और 28 के फेर में 32 वाला बुरी तरह फंस गया, और जब संख्या सताए तो किससे बताएं? किसी को नहीं। कांग्रेस तो हथेली पर लेकर खड़ी है, ले लो जी ले लो, लेकिन उधर से आवाज आ रही है ना जी ना। शीला दीक्षित तो केजरीवाल को नेता ही मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब अगर अपने इलाके के विधायक से काम पड़ा तो उन्हें केजरीवाल के दरवाजे पर जाना होगा। इस एहसास ने उनकी आवाज में तलखी भी बढ़ा दी है। एक चुनाव न किसी पार्टी को बनाता है न बिगाड़ता है। देखिए, अच्छा, आपका कहना है कि 50% उन्होंने वादा किया, तो क्या वो झूठ बोल करके जीते हैं? मैं शब्द झूठ नहीं इस्तेमाल करूंगी, गुमराह जरूर करा है। अगर जो 50% कर दे तो आपको भी फायदा होने वाला, मुझे भी फायदा होना, बहुत अच्छी बात है। इस क्रोध में शीला दीक्षित का कोई कसूर नहीं है। 15 साल के बाद भूतपूर्व हो जाने की टीस समझी जा सकती है। 8 ने सारा ठाठ छीन लिया है। बहुत काम की हो सकती थी कांग्रेस दिल्ली में, लेकिन वो किसी काम की नहीं। सत्ता की राजनीति में वोट पहली बार इतने सस्ते हुए हैं कि कोई पार्टी मुफ्त में देने को तैयार हो और लेने वाला सुन ही न रहा हो। दिल्ली में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी सपोर्ट मांगे तो सपोर्ट करेगी? हमें पहले ऐसा कोई प्रस्ताव मिले तो, हमसे कोई समर्थन मांगे तो तब हम विचार कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को खारिज कर देने वाली कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो चुकी है और मिट जाने के बाद उसके दिग्गज दिलदार हो गए। तरक्की और जमहूरियत के नाम पर सहयोग और साथ का लिफाफा केजरीवाल के पते पर जाकर चिपका दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसे खोले बगैर ही जवाबी खत रवाना कर दिया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो उभरना है भारतीय प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए शुभ संकेत मानता हूं, और ये इससे साबित होता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है एक बहुत ही मजबूत और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। लेन देन की राजनीति की रवायत में इतनी मजबूर तो आज तक नहीं हुई कांग्रेस कि वो देना चाहे और किसी को दे ना सके। वैसे भी 70 सीटों की विधानसभा में 8 सीटों की भूमिका बहुत सीमित होती है। कांग्रेस के सामने तो फिलहाल इस सीमा को सहने की चुनौती है। तो क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? सत्ता की सियासत का बाजार बंद होने के बाद संविधान के जानकारों की अब बारी है, और सबका यही कहना है कि उपराज्यपाल के पास रास्ते कम बचे हैं। उनका संकट यह है कि बीजेपी और आप दोनों के इनकार के बाद वो सरकार बनाने का न्योता भेजें भी तो किसे? विपक्ष की कुर्सियों पर बैठने की ऐसी होड़ कभी नहीं मची। कोई किसी का साथ लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली विपक्ष के त्रिकोण के बीच फंस गई है। 32 बीजेपी, 28 आप, 8 कांग्रेस और बाकी 2। देने वाले तैयार बैठे हैं, लेकिन लेने को कोई तैयार नहीं। बीजेपी और आप के सामने लेने के विकल्प हैं, लेकिन दोनों ही इस विकल्प को आजमाने को तैयार नहीं है। रवायत रही है कि उपराज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब जाने वाले पहले ही मैदान छोड़ चुके हों तो उपराज्यपाल का रास्ता भी छोटा हो जाता है। देखिए, जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को बुला सकते हैं वो,
और सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। अगर वो असमर्थता अपनी दिखाते हैं तो फिर वो दूसरा जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को बुला सकते हैं, और वो भी अगर असमर्थता दिखाते हैं, सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर एक तो वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को, और राष्ट्रपति शासन की बात और पुनर्निर्वाचन की बात उठ सकती है। तो क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है? इस शक का अंधेरा रोज घना हो रहा है। बीजेपी पहल नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी की मदद नहीं लेगी, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं बची है, और जब तक इन तीनों में से कोई एक अपना मन नहीं बदल देता है, उपराज्यपाल के लिए दिल्ली को सरकार देने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति शासन के अलावा किसी और अंजाम पर नहीं पहुंच सकती। अमूमन जब त्रिशंकु विधानसभा होती है तो 2 या 3 ग्रुप अलग अलग दावा ठोकते हैं गवर्नर के पास जाके। अब दोनों पार्टियों ने उपराज्यपाल से तो नहीं कहा, लेकिन प्रेस में यही कहा है कि हम सरकार उनको समर्थन ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं। अब पाला जो है, गेंद जो है वो उपराज्यपाल के पाले में चली गई है। शीला दीक्षित के 15 साल के राज के बाद दिल्ली में राजनीति की यमुना में साफ पानी तो आया, लेकिन उसका बहाव इतना तेज नहीं था कि कचरे को बहा ले जाता। अब फिर से तीनों लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में 70 विधायकों को ताज पहनाकर भेजने के बावजूद दिल्ली का सरकार हासिल करने का अधिकार हार गया है। दिल्ली ने दिल खोलकर वोट दिया, इतिहास बदल डाला, और कोई भी जनादेश सरकार बनाने के लिए ही होता है। लेकिन अब पार्टियां इससे कतरा रही हैं। कतार में खड़े होकर वोट देने के धैर्य के एवज में दिल्ली वाले सरकार से बेअख्तियार हो गए हैं। सवाल है कि क्या वाकई यही आदर्श रास्ता है, या फिर जिम्मेदारी से भाग खड़े होने से यह स्थिति पैदा हो रही है? हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने हमें इतना नंबर नहीं दिया कि हम मेजॉरिटी नंबर को पार कर सकें। क्या वाकई दिल्ली ने टूटा हुआ जनादेश देकर ऐसा गुनाह कर दिया है कि उससे सरकार हासिल करने का हक छीन लिया जाए? और टूटा भी ऐसा नहीं कि संभावनाओं के आसमान पर शून्य लिख दिया जाए। सरकार बनाने के लिए कुल 36 विधायकों का आंकड़ा चाहिए, और बीजेपी के पास 32 का आंकड़ा मौजूद है। 3 अन्य भी हैं। सहयोग और समर्थन के दम पर बीजेपी एनडीए नाम का कुनबा चलाती रही है। 13 दिन और 13 महीने के प्रयोग भी हो चुके हैं, वो भी तब जब उसके लिए बहुमत सपने से भी दूर था। लेकिन वो दिल्ली में इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तो क्या ये सिर्फ शुचिता का प्रश्न है, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े होने की सहूलियत? ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि यह ऐलान किया था कि वो पूर्ण बहुमत की सूरत में ही शपथ लेंगे, लेकिन इस जिद की आंच इतनी तेज हो सकती है कि जिम्मेदारियों का लोहा ही पिघल जाए। यूं तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इससे बड़ा सच तो यह है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इस संभव और असंभव के बीच फंसी हुई दिल्ली अपने 2 नेताओं के डर और दुविधा की शिकार हो गई है, वरना कोई भी जनादेश सरकार बनाने के लिए होता है। ये नेतृत्व के कौशल पर निर्भर करता है कि वो हवा के उल्टे रुख के बीच जनता के हुक्म को कैसे आकार देता है। जनता को उसके हाल पर छोड़कर किनारे बैठने वाले सियासत में मजबूत होने का दावा कैसे कर सकते हैं? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, और सवाल ये भी है कि शायद ही आज तक भारतीय राजनीति ने ऐसी परिस्थितियां देखी थी जिसमें तमाम पार्टियां विपक्ष में बैठने के लिए होड़ मचा रखी हैं। सारे अच्छे पॉलिटिकल फोर्सेस को, सब लोगों को साथ आने की जरूरत है। हम सारे साथ मिलकर इस देश को सुधारेंगे। लेकिन आपकी सफलता के बाद एक वर्ड जो है पूरे देश में रन करना सेकुलर अल्टरनेट के नाम, तो क्या ये पार्टियों की वो है जिसके साथ घुसना हो उसको सेक्युलर बना दो। जिसके मेरा ये कहना है कि एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत है। ईमानदार शब्द में सारी आ गई चीजें। सरकार तो बनाने की स्थिति में नहीं, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी को बोलना चाहिए भी सरकार बनाओ, बीजेपी कांग्रेस वाले मिलकर सरकार बनाओ। और आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से विपक्ष की भूमिका सड़क पे कर रही थी, अब अंदर जाके इनकी विपक्ष की भूमिका करेगी। अंतिम सवाल सर, ये स्थिति को लेकर के पूरी दिल्ली में कंफ्यूजन है, देश में कंफ्यूजन है। आप अपनी तरफ से अपने समर्थकों को जो आपको चाहते हैं इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी सरकार किसकी बनती है छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज हुई है कल, और वो है इस देश में एक ईमानदार राजनीति की बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, बहुत बड़ा कदम उठा है। इससे आगे बढ़ना है।
अभी किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है छोटी चीजें, वो देखा जाए। मैं मैसेज यही दूंगा, सारे लोग जुड़ो। अभी एक कुदरत ने एक बड़ा मौका दिया इस देश को, स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हुई है। अब घर में नहीं बैठना, सारे इस देश के जितने अच्छे लोग हैं जो इस देश को सुधारना चाहते हैं, सारे लोग जुड़ जाओ। आपकी पार्टी जैसे कल अन्ना हजारे की एक्शन में कोई जाएगी? हाँ बिल्कुल करेंगे। कोई किसी को तय किया हो आप लोगों की तरफ? एक बार कल शुरुआत होगी, जरूर हम लोग बिल्कुल समर्थन करेंगे। भाई आप लोग पीछे हो है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जो अब ये ऐलान कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश की जनता उनकी जीत में उनके साथ रहे। ये भी कहा कि अन्ना हजारे अनशन की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सब उसका समर्थन करेंगे। देश में एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हुई है, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी सरकार बनाए। ये भी कहते हुए कि अब तो जिम्मेदारी उनकी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है तो वो सरकार बनाए। हम पहले सड़कों पर विरोध करते थे, विपक्ष की भूमिका निभाते थे, अब हम विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।